फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपका साइंस। ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो वीडियो है पूरा 3 पार्ट में बनने वाला है। और ये जो आपका है ना, सिलेबस से हम अभी नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, सिलेबस से इसका 3 पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम सिलेबस से पढ़ाएंगे। तो ये जो पार्ट्स हम बना रहे हैं 3 पार्ट में, ये आपका पूरा सिलेबस से ही है। इसका पूरा कंप्लीट कर देंगे। उससे क्या होगा, जब हम आपको सिलेबस से पढ़ाएंगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कि इसे क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी खोज क्या थी। एकदम छोटा छोटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियो पे सब कुछ उपलब्ध है। और तो ठीक है, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। ठीक है, और इसी पार्ट की तरह और भी आगे के 2 पार्ट्स आएंगे। ठीक है, और हर चैप्टर और हर सब्जेक्ट का इसी तरह हम प्रयास रहेगा हमारा कि आपको क्या संतुष्ट रखे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ये जो पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या आपकी नींव मजबूत करने के लिए ये पार्ट आया है। ठीक है, इस पार्ट में अध्याय को पढ़ने में आपको सुविधा होगी, ताकि जब आप अध्याय को पढ़े तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, और यह वीडियो 3 पार्ट में आएगा और ये हमारा है पहला पार्ट। ओके, तो हमारा जो चैप्टर है जीव विज्ञान, ये हमारा जो है विज्ञान की कौन सी शाखा, तो विज्ञान की हमारे जीव विज्ञान की शाखा से हम पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारी शाखाओं से हम लाएंगे। तो ये हमारा 3 पार्ट में जीव विज्ञान की है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का मुख्य बिंदु, मतलब इस टॉपिक का मुख्य बिंदु क्या होगा, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और किस में, तो पेड़ की छाल में, कॉर्क में। ठीक है, पेड़ की छाल में कॉर्क है, उसमें देखा था कोशिका को। वो कैसा था, उसमें क्या था, छोटे छोटे बॉक्स जैसे ढांचे थे, हेक्सागोनल शेप और भी बहुत सारे। मतलब कोशिका का आकार नियमित नहीं होता है ना। ठीक है, इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स देखे थे और उसका नाम क्या था, कोशिका। इन्होंने ही नाम दिया था। जब देखा तो उस सेल को क्या कहा था, कोशिका। ये कोषों का समूह कोशिका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग कब किसने किया, तो कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं कि उन्होंने देखा कैसे था। ठीक है, अब कोशिका इतनी छोटी आंखों से दिखेगी नहीं, तो उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप का उपयोग किया था। अब ये जो माइक्रोस्कोप था ये उन्होंने खुद ही किया था। ठीक है, उनका निर्माण वे खुद ही किए थे। ठीक है, तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो जो कोशिका था, कोशिका शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। माइक्रोस्कोप एक उपकरण है, ठीक है, जिससे बहुत छोटे छोटे जीवों और संरचनाओं को देखा जाता है। माइक्रोस्कोप का निर्माण के बारे में बात करते हैं तो 16वीं से 17वीं शताब्दी में इंसान कोशिका को नहीं देख सकते थे। ठीक है, पर उन्होंने देखा था, किसमें, कॉर्क की छाल में देखा था। ठीक है, यह आविष्कार, मतलब ये जो आविष्कार जो है सेल डिस्कवरी की शुरुआत माना जाता है। इसे क्या, सेल डिस्कवरी की शुरुआत माना जाता है, जब कोशिका के बारे में खोज हुई। उस खोज की मतलब यहीं से शुरुआत हुआ कोशिका के बारे में जानने की, कि जिज्ञासा बढ़ी कोशिका के बारे में। ठीक है, तो जीवित कोशिका वो कौन सी, मृत कोशिका होती है, क्योंकि पेड़ में मृत कोशिका होती है। ठीक है, तो जीवित कोशिका देखने का श्रेय किन्हें जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। और वे पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जो वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित कोशिका देखी। कब देखी थी, 1674 में। ये ठीक है, 1674 में देखा था। नेक्स्ट है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उन्हें क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान के पिता कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहते हैं किन्हें, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। अब इनके सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो सिद्धांत पहला हमारा उठता है कि सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, इनका ये जो सिद्धांत है मैथेस सैनसिल ने दिया था 1838 में। ठीक है, नेक्स्ट है सभी जानवर भी कोशिकाओं से बने होते हैं, थियोडोर स्वान ने दिया था। ठीक है, थियोडोर स्वान में 1839 में ये अपना सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है सिद्धांत हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है, रुडोल्फ विर्चॉ ने दिया था 1850 में। क्या हुआ था कि हर कोशिका जो होती है, हर जो कोशिका होती है वो पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। मतलब माने एक कोशिका है
तो इसका निर्माण कहाँ से होगा? इसका निर्माण पहले से कोई मौजूद कोशिका होगा उससे हुआ होगा, ठीक है। एक कोशिका, दो कोशिका, तीन, चार, ठीक है। तो सब क्या है, कोशिका बगल में ही सब एक दूसरे से निर्माण करके बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इससे कोशिका के अंदर की संरचना साफ दिखने लगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन, जिस माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन को देखा जाता उस माइक्रोस्कोप से क्या हुआ था कि किसको देखा गया? कोशिका के अंदर जो ढेर सारे अंगक होते हैं उनको देखने का प्रयास किया गया। अब कब? 20वीं सदी में, ठीक है। जैसे बहुत सारे भाग थे, क्या कहते हैं, कोशिकांगक, जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी था ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माइक्रोस्कोप था। कोशिका के सूक्ष्म भाग देखे जा सकते थे, मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कोशिका तक को भी देखा जा सकता था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था, इससे इलेक्ट्रॉन को देखा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक कोशिका विज्ञान, ठीक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का है डीएनए, ठीक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान, आगे बढ़ते हैं। डीएनए की खोज डीएनए की खोज है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है और स्टेम सेल्स है, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान कोशिका संरचना, कार्य और जेनेटिक नियंत्रण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 1665 में क्विक रिवीजन करते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने मरे हुए जीव मतलब मृत कोशिका को देखा। 1674 में ल्यूएनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा। 1838 में सेचिलन ने प्लांट्स में देखा। 1839 में स्वान ने एनिमल्स में देखा। और 1850 में विर्चो ने सेल फ्रॉम सेल, उन्होंने कहा कि एक कोशिका दूसरी कोशिका से बनती है, ठीक है। तो स्लाइडर एंड स्वान ये दोनों को माना जाता है, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए स्लाइडर को कहेंगे और एनिमल के लिए स्वान को कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की खोज के बारे में जानते हैं, ठीक है। 1830 से 1840 के बीच इसका खोज हुआ था। वैज्ञानिकों ने कोशिका के अंदर के जीवित पदार्थ को पहचाना, ठीक है। अब कोशिका जीवित तो है, अब उसके अंदर की जीवित पदार्थ को पहचाना, ठीक है। कब पहचाना? 1830 से 1840 में। उसे क्या कहा गया? प्रोटोप्लाज्म कहा गया, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म कहा गया। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म वह जीवित पदार्थ है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। मतलब ये कोशिका हुई, इसके ऊपर झिल्ली है घिरी हुई, ठीक है। अब इसके अंदर जो है छोटा छोटा, ठीक है, अंगक है, उसे क्या कहेंगे? तो प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या? वह जीवित पदार्थ जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सब क्या हो गया? तो ये सब हो जाएगा हमारा प्रोटोप्लाज्म। याद रखना प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, क्योंकि हम बाद के अध्याय में भी इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, अब ये क्या है? सैरकोड या प्रोटोप्लाज्म, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही है। तो पहले आते हैं फ्लिक्स डोराजिडिन को, ठीक है। ये 1835 में इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका के अंदर के पदार्थ को देखा। किसने देखा? फ्लिक्स डोराजिडिन ने 1835 में जीवित कोशिका के अंदर पदार्थों को देखा था। इसे स्कैरडोर कहा गया, ठीक है, स्कैरडोर। बाद में प्रोटोप्लाज्म, पहले से क्या कहते थे? सैरकोड कहते थे, और बाद में इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, डोराजिडिन ने कोशिका के अंदर के जीवित पदार्थ की पहचान की। उन्होंने ही पहले पहचान किया था कि कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? सैरकोड ही कहते हैं। पहले सैरकोड, अब बाद में प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैन इवेंगलिस्टा पुरकेन्स, ये 1839 के, ठीक है। पुरकेन्जी जो थे ने कोशिका के जीवित भागों को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। तो पहले सैरकोड नाम था, बाद में पड़ा प्रोटोप्लाज्म। सैरकोड किसने दिया था? फ्लेक्सी ने दिया था, और जबकि प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? जैन ने दिया था, ठीक है, जैन। आपको नाम याद रखना कि सैरकोड, फ्लेक्सी, और अगर बोले कि प्रोटोप्लाज्म
तो जैन, ठीक है, सिंपल है। न्यूक्लियस की खोज, आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस की खोज, ठीक है। तो न्यूक्लियस की खोज हुई थी 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का इसे कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ये कोशिका है और उसके अंदर है न्यूक्लियस, ये उसका कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस कोशिका का वह भाग है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए। न्यूक्लियस कोशिका का वह भाग है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइटोलॉजी का विकास है। साइटोलॉजी क्या है? कोशिका विज्ञान, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। या 19वीं सदी में यह तेजी से विकसित हुआ। कब हुआ था? ऊपर हमने पढ़ा था 19वीं सदी में बहुत ही तेज़ी से विकसित हुआ, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, कोशिका के बारे में जब पता चला, जब उन्होंने देखा कि कोशिका होती है, तब उनके पास एक क्रांति फैल गई कोशिका के बारे में जानने, ठीक है। और इसके विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न, मतलब जो सेल डिवीज़न की खोज हुई थी, तो कितने प्रकार की थी? जो कोशिका जो विभाजन होती है, तो क्या होता है, कोई कोशिका एक ही में दो टुकड़ा मिल जाता है, ठीक है। अब कोई कोशिका होता है कि एक कोशिका ही एक कोशिका, जब दोनों मिलता है तब नई तीसरी कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, एक माइटोसिस और मियोसिस। आगे बढ़ते। तो सेल डिवीजन वह प्रक्रिया है, ठीक है, ठीक है। तो कोशिका दो नई कोशिका में बनती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो क्रोमोसोम की खोज क्या हुआ था, ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं। 19वीं सदी के अंत में खोजा गया, ठीक है। डीएनए नहीं हो, इन्हीं में होता है। क्रोमोसोम में जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र कितना है? तो 46 गुणसूत्र, संख्या बोले 46 और जोड़े बोले तो 23 जोड़े, ठीक है। तो डीएनए इन्हीं में होता है, गुणसूत्र में, ठीक है। अनुवांशिक जानकारी, डीएनए क्या होता है? अनुवांशिक जानकारी के वहन में होता है, वो वहन करता है। क्या वहन? मतलब परिवहन, गुणों का परिवहन करता है। डीएनए की खोज के बारे में जानते हैं। डीएनए खोज 20वीं सदी में हुआ था, ठीक है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, मतलब गुणों का क्या करता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको मतलब उसको जो होता है बदलाव करता है डीएनए, ठीक है। इसमें जेनेटिक मजबूत हुआ, ठीक है। इससे जेनेटिक्स मजबूत होता है। डीएनए का वह अणु जो जीवों के अनुवांशिक जानकारी को नियंत्रित करता है। डीएनए क्या होता है? वह अणु है जो जीवों के अनुवांशिक जानकारी को नियंत्रित करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें कुछ गुण होगा, तो उसका गुण किस में रहता है? डीएनए में रहता है, डीएनए में उसका गुण है। अब वो क्या करता है कि अनुवांशिक जानकारी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है डीएनए डबल हेलिक्स। हाँ, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब आपने देखा होगा कि डीएनए कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, और इसमें ऐसे करके छोटे छोटे लाइन्स होंगे, इसे कहते हैं डीएनए, ठीक है। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो इन्हें मतलब ये जो मॉडल था ये किसने दिया था? तो ये जो दिए थे, इसको सिखा मुझे कैसे हिंदी का स्टार्ट कर। हमने यहाँ पे देखा कि डीएनए जो है, डीएनए का डबल हेलिकल्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने 1953 में किया था। उसकी संरचना को दर्शाता है, ठीक है। ये जो है डीएनए की संरचना को दर्शाता है कि वो डीएनए कैसा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। ये होती है डीएनए की संरचना, उन्होंने इस मतलब इसके थ्रू समझाया था हमें, ठीक है। नेक्स्ट है और स्टेम सेल रिसर्चर, ठीक है, आधुनिक विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो स्टेम जो होता है, स्टेम सेल रिसर्च, जो सेल के बारे में रिसर्च करना, ये आधुनिक विज्ञान में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नई कोशिकाएं बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है, नई कोशिकाएं बनाने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है मुख्य भाग। इसका मुख्य भाग को देख लेते हैं। तो मुख्य भाग में आता है कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की बाहरी परत होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका किन में होती है? जो पदार्थों के अंदर बाहर जाने को नियंत्रित करती है, ठीक है, कि पदार्थ, कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बताता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। पर
ये कोशिका झिल्ली पाई किस में जाती है, आपने कभी नोटिस किया? तो कोशिका झिल्ली ना जंतुओं में पाई जाती है। अब पादपों में क्या कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है, पर उनके ऊपर एक और आवरण होता है, कठोर आवरण, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। बट कोशिका भित्ति में क्या है, वो सब कुछ आने जाने देती है, ठीक है। कोशिका भित्ति सब कुछ आने जाने देती है, परंतु कोशिका झिल्ली सिर्फ पदार्थों के अंदर कुछ गिने चुने पदार्थों को ही अंदर आने और जाने देती है। ओके, तो नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म, ठीक है। यह जेली जैसा एक पदार्थ है जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि ये कोशिका है, ये उसकी कोशिका झिल्ली है। अब इसमें जो द्रव है ना, द्रव को क्या कहेंगे, लिक्विड जो है, लिक्विड इसमें जो लिक्विड है, ठीक है, इसमें जो लिक्विड है, इस लिक्विड को क्या कहते हैं, सेमी फ्लूइड, ठीक है। सेमी फ्लूइड जो लिक्विड अर्ध तरल लिक्विड है, तो इसमें जो दाने होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, अंगक जो होते हैं, अंगक होते हैं, तो ये क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो ये जो रेड येलो क्या बोलते हैं ब्लू कलर का जो सेमी फ्लूइड है, वो क्या है, साइटोप्लाज्म में। ये जेली जैसा पदार्थ, ये जेली जैसा है, छूने मतलब जेली जैसा चिपचिपा है, जिसमें सभी कोशिकांगक पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र, जैसे हमने पढ़ा था। और इसमें क्या होता है, डीएनए होता है। न्यूक्लियस केंद्रक, और इसमें क्या होता है, डीएनए होता है, जिनके अपने गुण होते हैं, ठीक है। ये आनुवंशिक जानकारी को रखता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ऊर्जा घर है और ऊर्जा को एटीपी के रूप में बनाता है, ठीक है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न, ठीक है, कि हम जो भी वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, ये सारे कमेंट्स में मुझे करिए उसका इंग्लिश वर्ड ट्रांसलेशन। मैं देखना चाहता हूँ कि आप सब्जेक्ट में कितने एक्टिव रहते, ठीक है। यहाँ एटीपी मैंने कहा, यहाँ मैंने डीएनए कहा, ठीक है, इसका मैं लिख सकता था पर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप कितने एक्टिव हैं, ठीक है। क्योंकि ये साइंस है, ये कोई क्या मतलब कि हिंदी नहीं है कि बस पढ़ें समझे और बस कहानी की तरह याद करके चलेगा, ठीक है। ये समझने की चीज़ है साइंस, ठीक है। तो साइंस में डीएनए हो गया, एटीपी हो गया, और जितना भी वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे बोला है, ठीक है, उन सभी का मुझे इंग्लिश में वर्ड आप कमेंट्स करके देंगे। इससे मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने एक्टिव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है राइबोसोम, ठीक है, यह प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब ER, ठीक है, यार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह क्या करता है, यह प्रोटीन और वसा बनाने में मदद करता है, ठीक है। यह क्या बनाता है, प्रोटीन और वसा बनाता है, प्रोटीन और वसा। अब जानते हैं प्रोटीन और वसा कहाँ बनता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी क्या है, गोल्गी बॉडी जो है ये पदार्थों को पैक करने और एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये क्या है कि सामान को पैक करता, मानते ये एक सामान है, ठीक है। अब गोल्गी बॉडी इसको पैक करेगा और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये पैक करके और दूसरी जगह परिवहन का कार्य करता है। व्यूक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का ये पदार्थों के भंडारण में काम करता है, यानी कि इसमें क्या होता है, मान लेते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, इसे मान लेते हैं कि वैक्यूल्स, ठीक है, ये पदार्थों का भंडारण काम करता है। एक मिनट, हाँ, ये वैक्यूल्स हो गया, ये बड़ी होती है, ठीक है, ये वैक्यूल्स बड़ी होती है। अब जो भी कुछ आता है सब क्या इसमें जाएगा, वो परिवहन के द्वारा लाया गया जो मटेरियल होता है, परिवहन के द्वारा लाया गया मटेरियल, वो सब इसमें आके जमा होता है, ठीक है। तो ये एक भंडार काम होता है, ऊर्जा, खाना पीना, भोजन, अपशिष्ट पदार्थ सब इसमें आके भंडारण का कार्य करता है वैक्यूल्स, ठीक है। कोशिका के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो ये दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स के बारे में जाते हैं, इसमें न्यूक्लियस मतलब केंद्रक नहीं होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक्स सबसे सरल होती है, ठीक है, सरल, और यूकैरियोटिक्स सबसे जटिल होती है, मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक दूसरे के विपरीत में आते हैं, ठीक है। तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वे प्रोकैरियोटिक्स है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सब होता है प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं। जिसमें स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे पौधे और जानवर, और इसमें क्या है कि स्पष्ट केंद्रक होता है, जिनमें स्पष्ट केंद्रक होता है जैसे पौधे और जानवर, ये यूकैरियोटिक्स में आते हैं, ठीक है।
यूकैरियोटिक। अब इसके इसके गुण के बारे में देखते हैं। तो कोशिका गुण, तो कोशिका गुण क्या है, ठीक है। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। हाँ, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका ऊर्जा उत्पन्न करती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कोशिका वृद्धि और विभाजन करती है, प्रजनन विभाजन के द्वारा, द्विखंडन विधि हो गया, और भी बहुत सारी विधियाँ होती है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है, हाँ, जिससे वह जीवों में विविधता पैदा होती है, ठीक है। मुख्य कोशिकांग के बारे में बात करें तो मुख्य कोशिकांग के बारे में तो न्यूक्लियस हो गया। यह क्या है, इसकी संरचना होती है दोहरी झिल्ली से घिरा केंद्रक, मतलब एक झिल्ली ये हो गया और एक झिल्ली ये हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली होता है, एक झिल्ली एक झिल्ली, दोहरी झिल्ली से घिरा केंद्रक होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डीएनए और क्रोमोसोम होता है, ठीक है। वही गुणसूत्र, ठीक है, डीएनए और गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि कोशिका है, तो उसके अंदर छोटे छोटे ये होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रचना संरचना डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, और अंदर क्रिस्ट होते हैं, ठीक है, अंदर क्रिस्टे होते हैं। कार्य क्या है, एटीपी मतलब ऊर्जा बनाना। ये क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हम सभी जानते हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन में कार्य करते हैं। इसे ऊर्जा घर भी कहा जाता है, इसका उपनाम ऊर्जा घर, और ये जो है एटीपी के रूप में बना जाता है, ठीक है। इसका जवाब आप कमेंट में करेंगे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। और भी जितने भी हैं मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग बोला है, सबका इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम की संख्या बहुत छोटे कण होते हैं, ये झिल्ली रहित होते हैं। राइबोसोम बहुत छोटे होते हैं, उनमें झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये होता है, इसकी संरचना झिल्लीदार होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये होता है राइबोसोम के साथ, बिना राइबोसोम के। रफ ER स्मूथ ER, मतलब क्या है कि एक है राइबोसोम के साथ, तो वो क्या होगा, खुदरी होगा, मतलब राइबोसोम तो चिकना है ही, पर उस मतलब जो राइबोसोम के साथ है, ठीक है, राइबोसोम क्या है, खुदरी सतह है, ठीक है, खुदरा है। मानते हैं अगर एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, अगर हम इस पर बालू रख देते हैं, ठीक है, बालू या मिट्टी रख देते हैं, तो ये क्या खुदरी सतह हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जो होता है ER, ठीक है, ER, तो उस पर क्या होता है कि राइबोसोम चिपके होते हैं, तो खुदरी होती है, तो वो क्या करती है, प्रोटीन बनाती है। यहाँ पे बोला रफ ER प्रोटीन बनाए काम करती है। और वहीं जहाँ पे बालू नहीं है, अर्थात वहाँ पे जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वहाँ पे क्या है, राइबोसोम नहीं है, तो वो क्या करेगी, लिपिड बनाएगी, वसा यानी फैट बनाएगी। ये जो एरिया फैट बनाएगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है हाँ गोल्गी बॉडी क्या करती है, इसकी संरचना चपटे थैले के समान है, ठीक है। कार्य क्या है, पदार्थों को पैक करके ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है, यहाँ से सामान को पैक करेगा और दूसरी जगह भेज देगा। लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग, ठीक है, सुसाइड बैग कहते हैं। संरचना क्या है, ये झिल्ली से घिरे थैले जिनमें एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम है वो क्या झिल्ली से घिरा हुआ है, ठीक है, इसमें एंजाइम है, और ये बड़ा सा कोशिका है। अब मान लिया जाए कि कोशिका में कुछ खराबी आ गया या कोशिका खराब हो गई, तो ये क्या करेगी, फट जाएगी और ये पूरे फैल जाएगी। अब फैल के क्या होगी, इसको मार दी, कोशिका मर गई, कोशिका खत्म। अब एक और नया कोशिका का जन्म होगा, ये कोशिका हट जाएगी। तो ये क्या करती है ना कि कचरा साफ सफाई करती है, ठीक है, कोशिका को और कोशिका बर्बाद ना हो इसके लिए उस कोशिका को ख़त्म करके हटा देती है, इसका ये काम है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यूकोस, जैसे हमने पढ़ा ऊपर वैक्यूल। संरचना बड़ा थैला होता है, विशेषकर पादप कोशिका में बड़ा होता है, ठीक है, पादप कोशिका में बड़ा वैक्यूल्स होता है, ठीक है। जल और पदार्थों का भंडार है, ठीक है। अब देखिए अगर हम किसी पेड़ को लेते हैं, ठीक है, पेड़ हो गया, ठीक है, तना, तो इसके तना पे जब हम कट करते हैं तो हल्का सा पानी जैसा लगता है, जबकि हमारा जो स्किन होता है, ठीक है, स्किन होता है वो क्या मतलब लचीला होता है, पर पेड़ का क्या होता है, लचीला भी थोड़ा लचीला होता है। क्या लचीला होता है पेड़ का, ठीक है, हल्का सा खुदरा करेंगे तो वहाँ थोड़ा पानी लगे, ठीक है। पर मनुष्य में जब खुदरे देते हैं, जैसे खुदरते हैं
तो वहाँ पे पानी पानी नहीं लगेगा, ठीक है, वहाँ सिर्फ रफ सरफेस हो जाएगा। पर तो पेड़ में जब खुदरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेड़ में जब खुदरेंगे तो हल्का हल्का पानी पानी आ जाएगा। इसका मतलब क्या, उसमें जो रेतिका बड़ी है, जब फटती है तो ज़्यादा पानी गिरता है, और यहाँ रेतिका छोटी है तो पानी कम फटेगा, ठीक है। जब फटेगा तो पानी कम निकलेगा, उसे पता नहीं चलेगा ज़्यादा। पर तो ये बड़ी रेतिका है, ज़्यादा फटेगा तो ज़्यादा पानी और जल, जैसे ऊपर बताया, जल बहेगा और पदार्थ मतलब पदार्थ जो भंडार रहते हैं वो भी गिरेगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें वो बड़ी पाई जाती है। आप ट्राई कर सकते हैं किसी पेड़ या पौधे पर। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों में पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, भोजन बनाने का काम करता है, ठीक है। क्लोरोफिल की क्रिया होती है, ठीक है। तो संरचना, ये हरा रंग क्लोरोफिल ये होता है, ये डबल मेम्ब्रेन मतलब दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है। कार्य का प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस करना, आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, कि जब पत्तियां सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब हवा और जल से भोजन बनाती है तो उसे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। क्या है सेंट्रोसोम, केवल पशुओं की कोशिका में होता है। संरचना, दो सेंट्रियोल से बना है। कार्य, कोशिका विभाजन में मदद। जो सेंट्रोसोम होता है ये क्या है, कोशिका को विभाजित करता है, दो विभाजित करता है, ठीक है, कोशिकाओं का विभाजन करता है। ओके, नेक्स्ट है कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग के बारे में जानते हैं, तो कोशिकांग में आ जाए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात ER, गाल्जी काय, राइबोसोम, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट। अब इसका कार्य क्या है, कोशिकांग और कार्य के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, नियंत्रण करता है यानी केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषण में काम करता है, गोल्जी का पैकिंग का काम करता है, लाइसोसोम सफाई का काम करता है, वैक्यूल्स भंडारण है, और क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कोशिकांग के अंदर पाया जाता है, क्या पाया जाता है, DNA अनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। क्या है, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है। कार्य क्या है, कोशिका को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, एंजाइम होता है, DNA होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का DNA होता है, ठीक है। राइबोसोम भी होता है, और क्या होता है, कार्य ऊर्जा बनाना इसका कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम के अंदर होता है RNA होता है, RNA का फुल फॉर्म भी आप ही कमेंट करिएगा। नेक्स्ट होता है प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, और कार्य प्रोटीन बनाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER होता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, स्मूथ ER लिपिड बनाने, जैसे हमने ऊपर बताया था क्यों होता है, क्योंकि जो रफ होता है उस पर क्या राइबोसोम चिपके होते हैं, तो चिपके रहेंगे तो राइबोसोम क्या प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, तो जहाँ पे चिपके रहेंगे वहाँ प्रोटीन बनेगा, और जहाँ नहीं चिपके होते हैं वहाँ पे कुछ नहीं, बस वसा बनेगा। ओके, नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी के अंदर क्या है, तो गोल्जी बॉडी क्या है, उसके अंदर प्रोटीन है, एंजाइम बनाता है, और कार्य क्या है, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम के अंदर है पाचक एंजाइम होते हैं, कार्य कचरा निपटाना, लाइसोसोम ये है, इसके अंदर एंजाइम है, जब कोई कोशिका खराब हो जाती है तो ये फटकर कोशिका को पचा डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के अंदर पानी और लवण होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, पेड़ जब खुरचेंगे तो उस पर हल्का सा जल निकलेगा, उसमें पानी और लवण होता है, और भी बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ थे पेड़ द्वारा छोड़ा गया, ठीक है। कार्य क्या, भंडारण करना इसका कार्य है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पौधों में होता है, तो क्लोरोफिल होता है, एंजाइम होता है, और DNA होता है। कार्य क्या है, भोजन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है अब इनके बारे में देखिए, न्यूक्लियस, DNA, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्लस DNA, लाइसोसोम, एंजाइम होता है, वैक्यूल से स्टोरेज का काम करता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल का काम करता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। अब परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा, पौधे ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो पौधे ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है, स्वपोषी। पौधों की मुख्य विशेषता क्या क्या होती है, स्वपोषी होते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति, पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, जो भोजन बनाने में मदद करता है। अर्थात जिस पौधों पे अगर हरा रंग है, हरा पिगमेंट, तो बहुत अच्छी तरीके से भोजन बनाएगा। किसके मुकाबले, तो उसके मुकाबले जिसके पास कम क्लोरोफिल है, या फिर क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ही अत्यधिक कम है, या फिर कोई अलग प्रकार का क्लोरोफिल है, ठीक है।
पर उसके मुकाबले में जिसमें हरा क्लोरोफिल मतलब ये जो होता है पिगमेंट क्लोरोफिल ज़्यादा है, वो बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन भी बनाएगा। कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, जो उन्हें मजबूती देती है। अर्थात भोजन भी सेलुलोज है और भित्ति भी सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है स्थिर जीवन। ठीक है, पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। वृद्धि, पौधे जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, पौधों के मुख्य भाग जैसे जड़ हो गया, तो जड़ का क्या कार्य है? जड़ का कार्य है पानी और खनिज अवशोषित। अर्थात अगर ये पेड़ है, अर्थात ये अगर पेड़ है अगर ये पेड़ है तो इसकी जो जड़ें होती है, ठीक है, वो भूमि में क्या करती है कि जल का अवशोषण करती है। जल का अवशोषण करके पेड़ के भिन्न भिन्न भागों में पत्तियों में पहुंचाती है। तो ये जल का अवशोषण करती है और ज़मीन को क्या है कि पकड़ के रखती है। आपने ध्यान दिया होगा कि घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान में जब बारिश होता है, फिर पानी जब बहता है, तो क्या होता है कि मिट्टी कम बहा के लेके जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम बनाते हैं घास का मैदान, ठीक है, ये घास का मैदान है। अगर हम घास के मैदान का बात करें, घास का मैदान है, तो अगर इस पर बारिश होती है, ठीक है, अगर इस पर बारिश होती है तो क्या होगा कि पानी ऐसे बह जाएगा। ठीक है, पानी ऐसे कर बह जाएगा। पर जहाँ पर घास नहीं है, ठीक है, जहाँ पे घास नहीं है, वहाँ क्या होगा कि मिट्टियाँ जो है, पानी जो है मिट्टी को बहा कर लेके चल जाएगी। वहाँ क्या होगा कि मृदा अपरदन होगा। आपने एसएसटी में पढ़ा होगा वो ज्योग्राफी में मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन यही कारण है घास ना होने के कारण। घास पेड़ पौधे कट जाने के कारण वहाँ पे क्या होता है कि मिट्टियाँ नहीं पकड़ पाती और वहाँ पे सपाट भूमि बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है तना। तना क्या करता है? कार्य, पौधों को सहारा देना, पानी और भोजन का परिवहन। पत्तियाँ, पत्तियाँ का कार्य प्रकाश संश्लेषण, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, नेक्स्ट है फूल। क्या करते हैं? फूल है प्रजनन कार्य में करते हैं। ठीक है, फल क्या करते हैं? बीजों की रक्षा करना। अर्थात आपने जब पेड़ जैसे फल है, ठीक है, फल है, जब उसको क्या है ना, फल के अंदर बीज रहता है, जब इसे फाड़ेंगे तो उसमें बीज निकलेगा। वो क्या करता है कि फल क्या करता है? बीज को सेफ्टी प्रदान करता है ताकि इसे कुछ खराबी ना हो जाए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है पौधे के प्रकार। ठीक है, पौधा कितने प्रकार के? शाख होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, फिर झाड़ियाँ होती हैं। 3 प्रकार के पौधे होते हैं। अब मध्यम जैसे गुलाब वर्ग का होता है, वृक्ष भी होता है, बड़े और मजबूत जैसे आम के होते हैं। ठीक है, पौधे का महत्व, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं पौधे। ठीक है, पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। भोजन का स्रोत है, पर्यावरण को संतुलित भी रखते हैं और दवाई के उपयोग में। ठीक है, तो दवाई के उपयोग पहले हम पौधे के विशेष अंग देख लेते हैं। सेल वॉल क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट करता है, भोजन बनाता है। और वैक्यूम्स क्या करता है? भंडारण काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जड़ पानी और खनिज लेती है। ठीक है, तो जड़ पानी और खनिज। ठीक है, जड़ पानी खनिज को देखते हैं। खनिज लेती है। ठीक है, पौधे को पकड़ कर रखती है जड़ें। ठीक है, तना क्या करता है? तना सहारा देता है, पदार्थों का परिवहन करता है। पत्तियाँ क्या करती है? फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करती है और गैसों का आदान प्रदान, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फूल प्रजनन तंत्र का अंग है। ठीक है, फूल। फल क्या है? बीज को सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो कैसा होता है? पौधे सूर्य के प्रकाश में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज, अर्थात अपना भोजन जो वे खाते हैं, ठीक है, भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, इसका समीकरण क्या होगा? CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट इस क्या होता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो सनलाइट के साथ क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं।
पौधों के प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्लोरोफिल भी ऐड होगा, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। नेक्स्ट है पौधे के प्रकार, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि हर्ब हो गया, छोटे हो गया, सर्ब झाड़ियाँ, ठीक है। वृक्ष हो गया, बड़े आम के पेड़ जो वृक्ष होते हैं। लताएं में हो जाता है सहारा चढ़ने वाला, ठीक है। लताएं क्या होती है, ठीक है, जो सहारे से बढ़ते हैं। जैसे हो गया मनी प्लांट हो गया, क्या सहारे से चढ़ता है। और क्रीपर्स हो गया, भूमि में फैलने वाले, जैसे तरबूज हो गया, लौकी हो गया, क्या ज़मीन पे फैलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पौधों के महत्व, पौधों के महत्व को जानते हैं, ठीक है। पौधे क्या क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, भोजन का स्रोत है, जैसे क्या कि टमाटर आलू सब क्या पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। भोजन का स्रोत हुए, दवाएं बनती है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हैं, लकड़ी कपड़ा आदि इन्हीं से प्राप्त होता है। पौधों में प्रजनन की बात की जाए तो यहाँ पे दो प्रकार प्रजनन होता है, सेक्स यौन होता है, और फूलों में, पौधों में क्या होता है यौन, और फूलों में सेक्सुअल, मतलब अलैंगिक होता है, ठीक है। पौधों में यहाँ पे थोड़ा एक मिनट रुके, पौधों में प्रजनन होता है यौन, ठीक है। फूलों में असेक्सुअल, ठीक है, अलग। जड़ तना पत्तियों द्वारा होता है। परिवहन का बात करें तो पानी को ऊपर ले जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं जाइलम, ठीक है। और जब भोजन पूरे पौधे में जाता है, जब पानी जाती है तो जाइलम, मतलब ज से जाइलम, भोजन, एफ से फूड, फूड फॉर फ्लोएम, ठीक है। तो जब अगर आप सुने, ठीक है, जब आप सुने जाइलम, तो बस इतना याद रखना, ज से जल, ठीक है। बट अगर आप सुनते हैं कि फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम अगर आप देखते हैं तो एफ फोर फूड, ठीक है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है उत्तक के बारे में जानते हैं, ठीक है। उत्तक की परिभाषा, उत्तक समान संरचना और कार्य होता है, ठीक है, कार्य होता है। उत्तक का समान संरचना और समान कार्य होता है। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, मुख्य प्रकार पादप उत्तक होते हैं, ठीक है। पादप उत्तक के बारे में देखते हैं। पादप उत्तक, मेरिस्टेमेटिक उत्तक, यह उत्तक लगातार विभाजित होकर पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक क्या कहते हैं, पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रकार होते हैं शीर्षस्थ पर, इंटरलेंसी पर, लेटरल पर। पौधे के 3 जगह ये पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, पौधे की लंबाई मोटाई बढ़ाना, ठीक है। पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ाना, अर्थात तने पर ही पाए जाते हैं। और इनमें होता है एक और, जैसे पेरिस्टेमेटिक होता है, ये होता है वृद्धि के लिए। स्थायी उत्तक होता है, जो उत्तक विभाजन बंद कर देते हैं, मतलब ये वो उत्तक है जो विभाजन बंद कर देते हैं। जैसे हो गया इसके प्रकार होता है, साधारण उत्तक में आता है, तो भंडारण, लचीलापन और मजबूती के लिए सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में होता है परिवहन और भोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जंतु उत्तक। जंतु उत्तक में हम ऊपर हमने पढ़ा था पादप उत्तक, यहाँ पढ़ेंगे जंतु उत्तक। जंतु उत्तक में उपकला उत्तक, शरीर की बाहरी परत बनाना, ठीक है, शरीर की बाहरी परत बनाना। नेक्स्ट है संयोजी उत्तक, ये क्या करता है, शरीर के अंगों को जोड़ना, ठीक है, जैसे रक्त और हड्डी को जोड़ता है। पेशी उत्तक, यह गति करने में सहायक होता है। और हमारा हो गया तंत्रिका उत्तक, संदेश भेजना, ठीक है, न्यूरॉन हो गया। उत्तक का महत्व जानते हैं तो शरीर को संरचना प्रदान करता है, कार्य को आसान बनाता है, अंगों का निर्माण करता है, ठीक है। अभी पौधों के मुख्य 5 भाग होते हैं। जड़ होता है, ठीक है, जड़ पौधों का वह भाग है जो जमीन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जमीन के अंदर जड़ पाया जाता है। कार्य, पानी और खनिज अवशोषित करता है, पौधों को जमीन में पकड़ कर रखता है, भोजन का भंडारण करता है। कुछ प्रकार होते हैं जैसे मुख्य जड़ और रेशा जड़, ठीक है। तो मुख्य जड़ क्या होता है, जकड़ा जड़, जो जमीन को पकड़ के रखते हैं, जैसे जमीन है तो उसको क्या पकड़ के रखेंगे जड़, ठीक है, जड़ को। और रेशेदार जो जड़ होते हैं वो क्या होते हैं कि पल की जड़, ठीक है, जमीन है। अब कुछ जड़ होता है पूरी गहराई तक जाता है, ठीक है। और कुछ जड़ जो होता है बस ये पूरा फैल जाता है, ठीक है। तो ये जो रेशा जैसा हो गया ना, तो ये रेशेदार जड़ होगा। जैसे घास में रेशेदार जड़ होता है,
और मुख्य जड़ जैसे बहुत टैप रूट बहुत अंदर तक चल जाते हैं और यहाँ पे फल बनता है इनका। जैसे गाजर, यहाँ पे गाजर का निर्माण होता है, वहाँ पे भूजल स्टोर होता है। तो वो गाजर क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। तो गाजर जो होता है ना, वो जब पौधा जब भोजन खाता है तो अत्यधिक मात्रा में जो भोजन होता है वो अपनी जड़ों में स्टोर करता है। जब जड़ में ज़्यादा भोजन हो जाता है तो उसे वहाँ पे स्टोर करता है और फिर वो उसी भोजन को हम अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसे गाजर आलू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तना। तना तना पौधे का ऊपरी भाग है जो जड़ और पत्तियों को जोड़ता है। कार्य पौधों को सहारा देना, पानी और भोजन का परिवहन, शाखाएं बनाना। ये दो प्रकार की, नरम होती है या कठोर होती है, ठीक है। पत्तियों पर आते हैं। अरे हो गया। हरा भाग होती है, तो पत्तियां जो होती है पौधे का हरा भाग क्यों होती है? क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। क्लोरोफिल उनमें बड़ी मात्रा में पाया जाता है। कार्य भोजन बनाना, जलवाष्प को छोटा यानी अत्यधिक जो जल होता है वायुमंडल में प्रवाहित करना। गैस एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान। पत्तियां क्या है? पत्तियों के भाग को देखें तो लैमिना, ठीक है, पत्ती का चौड़ा भाग। पेटियोल, डंठल को कहते हैं। पत्तियों में जो नसें होती है उन्हें वेन्स कहते हैं। अब फ्लावर तो होते ही हैं पौधों में। तो फूल की बात करें, फूल के होते हैं तो पौधों का प्रजनन अंग। पूछे प्रजनन क्या है फूल का, तो प्रजनन अंग हो गया फूल। कार्य क्या है? बीज बनाना, प्रजनन करना। फूलों के भाग में आते हैं तो दल होता है, पंखुड़ी होता है, पुंकेसर, स्त्री केसर। वही पुरुष का जननक, स्त्री केसर स्त्री का जननक। किन्हीं में एक ही होता है, ठीक है। फूल, फल, ठीक है। फल वह भाग है जो फूल से बनता है, ठीक है, और बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्य बीज की रक्षा करना और बीज फैलाना, बीज को फैलाना, ठीक है। जैसे अगर हम फल खाते हैं तो क्या करेंगे? वही तो नहीं फेंकेंगे, उसे हम कहीं और फेंकेंगे। तो क्या होता है कि उसका बीज फैलता है। अब बीज पे आते हैं तो बीज क्या है? बीज वह भाग है जिससे नया पौधा बनता है। सही बात है, बीज से नया पौधा बनता है। इनकी क्रियाओं पर ध्यान दें तो फोटोसिंथेसिस क्या करती है? भोजन, पत्तियां भोजन बनाती है। ट्रांसपीरेशन क्या कहता है? पानी का श्वास के रूप में निकलना। एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट मतलब आदान प्रदान क्या करता है? तो जाइलम और फ्लोएम पानी और भोजन का परिवहन करते हैं। जड़, जड़ क्या होती है? कोश का विभाजन की में कार्य करते हैं, लंबाई में काम करते हैं, मतलब यहाँ पे। और क्या? रूट्स मतलब जो मूसला जड़, जो घास में जो जड़ है तो वो बनाते हैं। भोजन भंडारण करते हैं, ठीक है। जैसे गाजर क्या है? भोजन भंडारण का उदाहरण है। बरगद क्या है? सहारा का उदाहरण। मक्का स्टील रूट होता है, ठीक है। पेरिस्टमेटिक उत्तर कोश का विभाजन होता है। इलोनेस्टिक लंबाई बढ़ाता है। और मेटियोस्टिक रूट हेयर्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तना, तना क्या है? डीप डिटेल्स, इसके बारे में जाते हैं। नोड्स कहते हैं जहाँ पत्तियाँ लगती, नोड। इंटरनोड दो नोड्स के बीच में, तो ये हो गया क्या मान सकते हैं? आपने ईख तो देखा होगा, ईख में ऐसे करके छोटे छोटे जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इसको नोड्स कहते हैं। ये दोनों नोड्स हो गया एन, और ये जो भाग हो गया आई एन अर्थात इंटरनोड, ठीक है, मतलब दो नोड्स के बीच की जगह, ठीक है। अब आलू क्या है? फूड स्टोरेज है। जैसे कि हमने कहा कि आलू जड़ के अंदर फूड जमा होता है, तो आलू भी तो फूड है, जमा हो रहा है। अदरक क्या है? अंडरग्राउंड स्टीम है। अंगूर क्या है? टेंड्रिल्स है। पत्तियाँ क्या करती है? पत्तियाँ देखिए कैसे होता है, कांटा होता है, कीट पकड़ना होता है पत्तियाँ, और छोटे छेद जो गैसों का आदान प्रदान करती है। जैसे पिक्चर प्लांट, कैक्टस क्या है? वो पत्तियाँ हैं, कैक्टस की जो पत्तियाँ हैं वो क्या कहती है? वो कांटे के शेप में क्यों रहती है? क्यों? उनका एक देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई धूप में रहता है तो वो सूखने लगता है, ठीक है। अब सूखने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि या तो उसका आकार छोटा कर दिया जाए या फिर उसका जो पत्तियाँ छोटा कर दी जाए। पत्ती छोटी हो जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण मतलब जो ये वाष्पोत्सर्जन कम होगा। पानी जब कम निकलेगा तो पौधे ज़्यादा जिंदा रहेंगे। इसलिए कैक्टस में पत्तियाँ कांटों के रूप में होती है। पिचर प्लांट के बारे में आप ध्यान दें तो पिचर प्लांट वो प्लांट्स होता है ऐसे कैसे एक जग की तरह रहेगा, ठीक है, और ये ढक्कन है। इसमें सुगंधित क्या सुगंध निकलता है। जब कोई कीट इसमें आता है तो इसमें फंस जाता है और ये ढक्कन बंद कर देता है और उसे पचा करके बाहर निकाल देता है। ये पिक्चर प्लांट, ये जो पिक्चर प्लांट होता है ये शाकाहारी, ये मांसाहारी होता है, जो कीड़ मकोड़ा खाता है। स्टोमाटा की बात करें तो पत्तियों में जो है ना छोटा छोटा छिद्र होता है,
ठीक है, इसे स्टोमाटा कहते हैं, इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। फ्लावर की बात करें तो परागण, सेल्फ पॉपुलेशन और क्रॉस पॉपुलेशन, मतलब पर परागण और स्वपरागण। इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि जब पौधे खुद प्रजनन करते हैं अपने पौधों में, जैसे जिनमें दोनों अंग होते हैं, मादा जनन और पुरुष जनन, तो स्वपरागण में आता है। जिनमें नहीं होता, जैसे मान एक फूल है, हाँ मान एक फूल है, ठीक है, इनमें क्या है, एक्स भी है और वाई भी है, तो ये आएगा सेल्फ में। और मान लीजिए कि एक फूल है और यहाँ पर भी एक फूल है, इसमें एक्स है, ठीक है, इसमें एक्स है और इसमें वाई है, तो ये जो जब मिलेंगे तब ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, क्रॉस पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है परागण प्लस अणु क्या अंडाणु बनते हैं, बीज बनता है। ठीक है, फ्रूट के बारे में, फ्रूट क्या कहते हैं, फैलाव, हवा से, पानी से, जानवर से होता है। आप जानते हैं हवा के द्वारा उड़ के चल जाता है, पानी से बह के चल जाता है, और जानवर जब खाते हैं तो एक साथ से दूसरे साथ लेके जाते हैं, ये हम भी करते हैं। प्लांट्स टिश्यूज, पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं। रूट्स क्या पानी देता है, स्टेम क्या ऊपर पहुंचाता है, लीफ क्या भोजन बनाती है। ओके, तो पौधे क्या है, पौधे ऐसे जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे के मुख्य भाग जड़, तना, भोजन पत्तियां बनाती है, फूल बीज बनाता है, फल बीज को बचाता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप जानते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाते हैं। CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस इक्वल टू फूड प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, जड़ के कार्य पर ये सब क्या प्रकाश संश्लेषण क्या क्लोरोफिल के साथ बनाते हैं। जड़ का कार्य क्या है, पानी और खनिज लेना, पौधों को पकड़ना, जड़ के कार्य। पत्तियों का कार्य भोजन बनाना, गैसों का आदान प्रदान। फूल का कार्य बीज बनाना। पौधे का महत्व क्या है, ऑक्सीजन देते, भोजन देते, दवाइयाँ बनाते। ठीक है, अब यहाँ पे मेन टॉपिक आता है, ठीक है, कि दवाइयाँ कौन किस किस प्रकार की बनती है। जैसे तुलसी से क्या है, इसका पार्ट हो गया पत्तियाँ दवाई के लिए उपयोग होती है। नीम का है पत्तियाँ छाल, ये क्या करती है, त्वचा रोग कीटाणुनाशक के लिए। एलोवेरा क्या है, पत्तियों का जेल है, त्वचा और जलन में। अदरक क्या है, तना है, इसका है पाचन और खांसी में। हल्दी का क्या है, उसकी जड़ें होती है, घाव और सूजन को ठीक करने में। ठीक है, आंवला क्या है, फल है और उसका विटामिन C रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पुदीना क्या है, उसका युक्त पत्तियाँ से क्या है कि ताजगी बनी रहती है और अच्छा सेहत भी ठीक रहती है। तो इसी के साथ यह वीडियो होता है समाप्त, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट हमारे 3rd वीडियो के 1st 2nd चैप्टर में। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।